सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू एसबी टेक मैथ। आई एम सुनील बंसल और आज हमारे साथ हैं बासित फैयाज भट्ट, जो आते हैं कश्मीर से और जिन्होंने ऑल इंडिया रैंक 73 के साथ इस बार जेआरएफ क्वालिफाई करा है। जैसा आप भी जानते हैं कि जे एंड के से जो बच्चे रहते हैं उनके पास थोड़े से रिसोर्सेज की कमी रहती है। कभी इंटरनेट का इशू रहता है, कभी पढ़ाई का इशू रहता है, बट उसके बाद भी इन्होंने अपनी जॉब की प्रिपरेशन करते करते इस एग्जाम को क्वालिफाई करा। तो आज हम इन्हीं की जुबानी जानेंगे कि इन्होंने अपनी तैयारी कैसे करी और ये जो जेआरएफ का मुकाम है ये कैसे हासिल किया। तो वेलकम बासित टू दिस सेशन। वेलकम एंड गुड मॉर्निंग सर। तो बस सबसे पहले हम स्टार्ट करना चाहेंगे आपके इंट्रोडक्शन से कि आप हमें अपने बारे में कुछ बताएं कि आप कहाँ से आते हैं, आपने अपनी ग्रेजुएशन, अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन कैसी करी है, आपका एकेडमिक्स कैसा रहा है। जी सर, मैं बासित फयाज फ्रॉम अनंतनाग जम्मू एंड कश्मीर। सर मेरा जो बीएससी था चल रहा था, हमारा वहाँ पे एक अच्छा टीचर था जिसकी वजह से मेरा बेसिक्स तो वहीं से क्लियर हुआ था। और मैंने उस टाइम आईआईटी जैम का भी एग्जाम दिया था, लेकिन उसमें मुझे बहुत लेट पता चला, जिसकी वजह से मैंने फिर अपनी यूनिवर्सिटी में ही, स्टेट यूनिवर्सिटी में ही, अपना कश्मीर यूनिवर्सिटी में अपना पीजी किया सर। और मेरा पीजी 2023 में कंप्लीट हो गया मार्च में। ओके, गुड। और आपकी जो एमएससी की परसेंटेज थी वो भी आप एक बार बताएं, कितनी रही आपकी। सर एक्चुअली मेरी जो परसेंटेज है वो पहले से ही, मतलब 10th से ही बहुत अच्छी रही, लगभग 95%, 85%। लेकिन मेरी जो एमएससी में मुझे 73% में आई है। लेकिन उसकी वजह ये था कि हमारा जो कश्मीर है सर, यहाँ पे बहुत सारी स्ट्रगल्स चलती है, क्योंकि बच्चे जो हैं वो एक साथ में एक ही सब्जेक्ट की प्रिपेयर नहीं कर रहे, वो पैरेलली एक हो गया एग्जाम के लिए, दूसरा हो गया किसी अदर एग्जाम्स के लिए, जिसकी वजह से मैं भी इसी एग्जाम के चक्कर में सर वो दोनों पैरेलल साथ ले चला था, जिसकी कि वजह जो से मुझे वाला थोड़ी मैटर ज्यादा डिफिकल्टी रहता है कि साथ में जॉब लग जाए तो वो ज्यादा बेहतर सही रहेगा। सही सर, बिल्कुल। ओके ओके। तो चलिए इससे आगे बढ़ते हैं। तो आपने अपनी तैयारी किस ईयर से शुरू करी? आपने अपनी तैयारी एमएससी से शुरू करी या एमएससी के बाद से शुरू करी? जी सर, अगर देखा जाए तो मेरा बेसिक्स तो पहले से ही थोड़ा बहुत क्लियर थे, लेकिन मैंने अपने थर्ड सेमेस्टर में ही एक अटेम्प्ट दिया था, इस ओके सोच के कि मैं देखूं इसका पैटर्न कैसे आ रहा था। उस टाइम मेरी कुछ खास प्रिपरेशन नहीं थी और मैं अपना पूरा टाइम पार्ट ए में चला दिया। फिर उसमें मुझे 26 मार्क्स आए थे ए पार्ट में, लेकिन ओके मेरा टोटल स्कोर ओनली 62 रहा। फिर मुझे लगा मुझे थोड़ा एक्स्ट्रा पढ़ना पड़ेगा, नेट कोई आसान चीज नहीं है, कुछ अलग से ओके पढ़ना पड़ेगा। ओके। तो ये आपका कौन सा अटेम्प्ट था? सर ये मेरा फोर्थ अटेम्प्ट था इस टाइम, लेकिन ओके मेरे। जी सर। ओके। लास्ट अटेम्प्ट में आपके कितने मार्क्स आए थे? सर मेरा लास्ट अभी तो यही था, फोर्थ अटेम्प्ट, इसमें मेरे 110.25 मार्क्स आए हैं सर। ओके। जैसे ऐसा करते हैं, जैसे आपने बताया कि आपका ये फोर्थ अटेम्प्ट था। बासित, आप मुझे अपने स्कोर्स बताओ कि आपने जैसे 4 अटेम्प्ट दिए तो आपने कहाँ से शुरू करा, और ये जो आपने बताया कि 110.25 मार्क्स आपके आए हैं, यहाँ तक क्या स्टेजेस रही आपके, कैसे कैसे मार्क्स इंप्रूव हुए? सर मेरा जो पहला अटेम्प्ट था सर, उसमें मेरे 62 मार्क्स आए थे सिर्फ, वो भी ओके पार्ट ए की वजह से। जी। और सेकंड अटेम्प्ट में मैंने फिर से सेल्फ स्टडी की, और इसके बाद जब मैंने देखा तो मेरा थोड़ा स्कोर इम्प्रूव हुआ, लेकिन उतना भी नहीं कि मैं नेट क्वालिफाई कर पाऊँ। उसमें मेरे 74 आए थे सेकंड अटेम्प्ट में सर। ओके फिर मैंने थर्ड अटेम्प्ट में सोचा कुछ ना कुछ करना पड़ेगा सर। फिर मैंने आपकी पीवाई क्यूज देखे हैं, और उसको देख जो तैयारी जीत की सीरीज आ रही सर, फिर वही उसी को देख के फिर मैंने आपसे वो जून 24 का बैच लिया था। ओके लेकिन उस टाइम मेरा स्टेट पीएससी भी चल रहा था पैरेलली सर, जिसकी वजह से फिर मैंने स्टेट पीएससी को प्रेफर किया। उसमें एग्जाम आया था असिस्टेंट डायरेक्टर प्लानिंग सर, फिर मेरा टाइम उसी में चला गया, जिसकी वजह से मुझे थर्ड अटेम्प्ट में 2-3 दिन ही मिले। थोड़ा रिविजन जो कुछ बचा हुआ मैंने पढ़ा था आपसे सर, वही 1-2 मंथ का वही रिविजन किया 1-2 दिन में। फिर मेरे उसमें 95 आए स्कोर, लेकिन वो जो असिस्टेंट डायरेक्टर का एग्जाम था वो भी क्वालिफाई हो गया, रिटर्न हो गया उसका। ओके। उसकी वजह से मेरी मोटिवेशन रही फोर्थ अटेम्प्ट देने के लिए सर। इस बार तो आप 110 से लेके आए हैं। और जो इसमें मैंने, जो मुझे सबसे अच्छा लगा, जो मुझे थर्ड अटेम्प्ट में मिसिंग लगा, वो था मुझे क्वेश्चन प्रैक्टिस की। जब मैंने आपकी टेस्ट सीरीज ली 2000 जो लास्ट अटेम्प्ट में सर, अभी दिसंबर 24 की, उसमें मुझे काफी हेल्प हुआ। मुझे जो छोटे छोटे मिस्टेक थे, सिली मिस्टेक जो पार्ट्स में अक्सर हो जाते हैं, जो मतलब थर्ड अटेम्प्ट ही मुझे में पे ही लगा मुझे सर कि मेरा हो जाएगा। लेकिन फिर जब जी अपनी मिस्टेक्स देखी, फिर लगा नहीं, कुछ तो एक्स्ट्रा पढ़ना पड़ेगा, कुछ इन सिली मिस्टेक्स को कुछ रेमेडी करनी पड़ेगी। उसके जी। लिए मैंने टेस्ट सीरीज ली, जिसकी वजह से मुझे आज 110 स्कोर आ गया फोर्थ अटेम्प्ट। ओके। तो देखो बच्चों, यहाँ पे इन्होंने तीन चार चीजें कही हैं
उन्हें मैं आपको समझा दूं। जैसे तैयारी जीत की हमारी एक यूट्यूब लाइव सेशंस की फ्री सेशन चलते हैं एग्जाम से पहले, तैयारी जीत की सीरीज, जिसमें हम टोटली जो भी हमारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस आए हुए हैं स्पेशली लीनियर रियल कॉम्प्लेक्स से, उनका एक तरह से पोस्टमार्टम करते हैं और ये देखते हैं कि उस क्वेश्चन से हम किस तरह से अपने कॉन्सेप्ट को रिवाइज कर सकते हैं। जो बासित ने फॉलो करी अपने थर्ड अटेम्प्ट के लिए और उनका 94 स्कोर हुआ। बट उसके बाद भी फिर जब इन्हें लगा कि हाँ कुछ गैप्स और रिमूव करने होते हैं, तो फिर इन्होंने कोर्स भी ज्वाइन करा और साथ में टेस्ट सीरीज ज्वाइन करी, जो हमारी बहुत ही नॉमिनल कॉस्ट में अवेलेबल रहती है बट क्वालिटी के साथ अवेलेबल रहती है। उसमें आपको वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस मिलेंगे प्लस कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग क्लियर करने के लिए, उसे बिल्डअप करने के लिए हमारा मोटिवेशन रहता है। तो आपको वहां पे कोई ऐसा नहीं है कि कोई पीवाईक्यूज मिले या कोई इसी तरह से इंटरनेट से क्वेश्चन उठ के मिल जाए। आपको टोटली ब्रांड न्यू क्वेश्चन मिलते हैं जिससे कि आप उसमें एक्सेलेंस कर पाए, उस टॉपिक को अच्छे से समझ पाए। जैसे बासित आपने कहा कि आपका असिस्टेंट डायरेक्टर का एग्जाम भी क्लियर हो गया, तो इस वाले एग्जाम के लिए आपने कोई एक्स्ट्रा प्रिपरेशन करी थी या इसी वाली प्रिपरेशन से आपका काम हो गया? जी सर, मेरा जो असिस्टेंट डायरेक्टर का सिलेबस है सर, वो पीजी लेवल का था। जिस तरह हमारे एमएससी में जो सिलेबस रहता है उसमें जो एग्जाम का पैटर्न था वो डिस्क्रिप्टिव टाइप था, इसलिए उसका थोड़ा अलग से पढ़ना पड़ा। लेकिन उसकी वजह से मुझे कुछ टॉपिक्स क्लियर हुए, जैसे कि मैट्रिक्स स्पेस, इंटीग्रल इक्वेशन और सीओई के कुछ टॉपिक्स। लेकिन मैंने फिर यही प्रेफर किया असिस्टेंट डायरेक्टर एग्जाम का ही, क्योंकि मुझे लगा कि नेट तो सेकंड अटेम्प्ट में दिया जा सकता है। अभी बेरोजगारी का मसला चल रहा है, पहले अपनी अनएम्प्लॉयमेंट का कुछ करेंगे सर, इसी की वजह से। देखिए बच्चों, यहाँ पे जैसे बासित कश्मीर से आ रहे हैं तो इन्हें एक चीज बिल्कुल क्लियर है कि मुझे अपनी चीजें करनी कैसे हैं। इन्होंने अपना असिस्टेंट डायरेक्टर का एग्जाम क्वालिफाई कर लिया, इंटरव्यू इनका भी बाकी है, और उसके बाद इन्होंने अपनी प्रायोरिटी रखी नेट की, और जिसमें इन्होंने अब की बार 110.25 मार्क्स ऑल इंडिया रैंक 73 के साथ अचीव किया है। तो आप यहाँ पे स्टूडेंट्स को क्या बताना चाहोगे कि वो किस तरह से तैयारी करें? सेल्फ स्टडी या फिर एक मेंटरशिप या फिर किसी टीचर का गाइडेंस कितना इंपॉर्टेंट होता है आपकी प्रिपरेशन में? सर मेरे हिसाब से देखा जाए सेल्फ स्टडी तो ठीक है, लेकिन वो टाइम लेती है। क्योंकि सेल्फ स्टडी में कुछ ऐसे कंसेप्ट भी आते हैं जिसको दो तीन तीन या चार, एक हफ्ता भी लग सकता है कंसेप्ट क्लियर करने में। उस हिसाब से मुझे लगता है कोई भी मतलब एस्पिरेंट है जिसका 80s 90s में आता है, उसको एक मेंटर जरूर लेना चाहिए, ऑनलाइन और ऑफलाइन। वो मतलब एक बूस्ट मिल रहा है। ऐसा नहीं है कि कोई नेट हो, अगर कोई सेल्फ स्टडी से नेट भी निकाल लेता है, लेकिन कल वो शायद पीएचडी एडमिशन में शायद अटक सकता है, क्योंकि उसके सारे कंसेप्ट तो क्लियर नहीं हो सकते थे। उसकी वजह से मैं यही रिकमेंड करूंगा कि अगर ये मेंटरशिप, इसके आपको प्रिपरेशन में बूस्ट मिलेगा। जो आप एक साल में करोगे वो आप 6 महीने में कर सकते हो। ये आपकी टाइम मैनेजमेंट पे डिपेंड करता है। जी। तो जैसे आपने बताया कि आपके जो 94 मार्क्स आए उसके बाद आपको लगा कि हाँ मुझे कुछ और एक्स्ट्रा करना चाहिए, फिर आपने टेस्ट सीरीज ज्वाइन करी। तो जैसे बहुत सारे बच्चे ऐसा करते हैं कि टेस्ट सीरीज बहुत सारे बच्चे ज्वाइन करते हैं, सभी जगह ज्वाइन करते हैं। आपने मल्टीपल जगह टेस्ट सीरीज ज्वाइन करी या फिर केवल आपने हमारी टेस्ट सीरीज ज्वाइन करी? जी सर, मैंने जो किए थे, मैंने प्रीवियस ईयर के नेट क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए थे सर। लेकिन मेरी जो एक गलती हुई है वो ये है कि जो मैंने ऑलरेडी दूसरे अटेम्प्ट में जो क्वेश्चन मैंने देखे थे ऑलरेडी एग्जाम में आ चुके थे। जब मुझसे वो नहीं हो पाए, लेकिन मैंने थर्ड अटेम्प्ट में वही क्वेश्चन मुझे रिपीटेड मिला। उस टाइम मुझे लगा नहीं, मुझे जो प्रॉब्लम है वो क्वेश्चन में नहीं सॉल्व कर पा रहा हूँ। क्योंकि अगर आपके पास एक सेट ऑफ क्वेश्चंस अगर आपने किए होंगे तो कंसेप्ट की डाइवर्सिटी मिलते हैं, जिसकी वजह से फिर एग्जाम में जो क्वेश्चंस आते हैं उसको इंसान अच्छे से फ्रेम कर पाता है। उसी की वजह से सर मैंने टेस्ट सीरीज ली है, क्योंकि वहां पे बहुत सारे क्वेश्चंस, लगभग 1000 प्लस क्वेश्चंस मिल रहे हैं प्रैक्टिस के लिए, जिसकी वजह से काफी बहुत सारा कॉन्फिडेंस भी आ जाता है। तो बस जैसे आपने अपने थर्ड अटेम्प्ट के बाद फोर्थ अटेम्प्ट में ये रियलाइज कर लिया कि मुझे टेस्ट सीरीज की रिक्वायरमेंट है, तो जैसे आपको बहुत सारे टेस्ट सीरीज के ऑप्शंस मिलते हैं और हमारी टेस्ट सीरीज तो वैसे भी सबसे कॉस्टली रहती है, तो आपने कैसे डिसीजन लिया कि मुझे कौन सी टेस्ट सीरीज ज्वाइन करनी है? जी सर, मेरे पास बहुत सारे ऑप्शन थे टेस्ट सीरीज लेने के लिए, लेकिन क्योंकि मैंने ऑलरेडी जून 24 का कोर्स आपसे लिया था, क्योंकि वो थोड़ा 8000 में पड़ गया था कुछ आसपास, उस टाइम थोड़ा डिस्काउंट चल रहा था। लेकिन जी। उसमें मुझे जो कंटेंट लगा लीनियर अलजेब्रा रियल और कॉम्प्लेक्स का, वो मुझे काफी वैल्यूएबल लगा।
उसकी वजह से मैंने एक बार सोचा अगर 24 की अब टेस्ट सीरीज सर दे रहे हैं तो इसमें कुछ एक्स्ट्रा तो होगा ही होगा। जब 8,000 में कुछ मिल रहा है तो 2400 में कुछ एक्स्ट्रा ही मिलेगा। लेकिन फिर भी मैं परचेज करने में बहुत बार डिसीजन लिया लूँ कि ना ला लूँ, क्योंकि थोड़ा हम मिडिल क्लास बैकग्राउंड से हैं सर। लेकिन फाइनली मैंने सोचा कि मुझे एक बार टेस्ट सीरीज लेनी होगी, क्योंकि जो भी मुझे लगता है जो भी बच्चा 70s 80s में के स्कोर में अटक रहा है उसे एक बार टेस्ट सीरीज जरूर लेनी चाहिए। एक बार आप सुनील बांसल की टेस्ट सीरीज लेके देख सकते हो पहले, क्योंकि आप पीवाईक्यू से भी अगर आप पहले ही वेरीफाई देखना चाहते हो कि टेस्ट सीरीज कैसी रही तो उनके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखो। क्योंकि मैंने बहुत सारे टीचर्स का यूट्यूब पे भी देखा था उनके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराने का तरीका कैसा। जब मैंने सुनील बांसल की ये टेस्ट सीरीज देखी, उन्होंने उसमें जो वैरायटी ऑफ क्वेश्चन मिल रही हैं जो पीवाईक्यू से हट के हैं सर, उनको देखे मुझे लगा अगर क्वेश्चन खुद ना आए तो कौन सुनील बांसल तो एनालिसिस अच्छे से कर पाएंगे। इसीलिए मैंने सर वो टेस्ट सीरीज ली है सर। चलिए, थैंक यू सो मच फॉर द अप्रिशिएशन। जैसे बहुत सारे बच्चे इस स्ट्रगल में रहते हैं कि उन्होंने 2 अटेम्प्ट दे दिए हैं, 3 अटेम्प्ट दे दिए हैं, तो उनके लिए क्या कहना चाहोगे कि उन्हें अपनी तैयारी कैसे करनी चाहिए जो 50s में है? जैसे आपने बताया आपके सबसे पहले 63 मार्क्स आए, राइट? फिर उसके बाद 60 70 समथिंग आए, फिर उसके बाद 95 रहे और अब की बार 110.25। तो आप मतलब ऑलमोस्ट सारी स्टेज से निकल चुके हैं। तो आप बच्चों को क्या सजेस्ट करना चाहेंगे कि जो अपने 50s में है, जो अपने 70s में है, उसे अपनी तैयारी कैसे करनी चाहिए कि जिससे कि, क्योंकि देखिए टाइम सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना? आप जी 1 सर। साल 2 साल में एग्जाम निकालते हैं और आप 6 महीने में एग्जाम निकालते हैं, बोथ आर डिफरेंट थिंग। तो जी आप सर। उसे क्या सजेस्ट करेंगे कि उसे ऐसा क्या करना चाहिए जिससे कि उसकी जो 6 महीने में ही उसकी चीजें सक्सेस हो जाएं, उसका नेट जेआरएफ हो जाए? जी सर, मेरा जो मानना है वो ये है कि अगर कोई 50 60s में ही रहता है मेरी तरफ, जिस तरह मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट में किया था, मैं इनको यही सजेस्ट करूंगा कि आप पहले कोई कोर्स ऑनलाइन परचेज करें जो जो आपको अच्छा लगे। पहले अच्छे से रिव्यू देख के अपने मतलब माइंडसेट के हिसाब से जो आपको अच्छा लेवल लगे वो आप खरीद लो, क्योंकि उससे आपकी प्रिपरेशन बूस्ट हो जाएगी। और साथ में पीवाईक्यूज बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पीवाईक्यूज अगर रिपीट नहीं होते हैं ये तो कुछ सीधी बात है, लेकिन उसमें जो कंसेप्ट आते हैं वो बार बार रिपीट होते हैं। अगर आप पीवाईक्यूज को अच्छी से एनालाइज कर पा रहे हो, या अगर खुद से नहीं आता कभी यूट्यूब सीरीज देखो तैयारी जीत की, उसमें से कर लो, या कोई टेस्ट सीरीज ले लो, वो बहुत इंपॉर्टेंट रहता है क्योंकि उससे स्कोर बूस्ट रहता है। मैं खुद अपने एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ, अगर मैंने इस बार टेस्ट सीरीज नहीं ली होती शायद मेरी एक्यूरेसी इतनी नहीं रहती सी सेक्शन में जिस तरह इस प्रिपरेशन में रही। इतना मैं ओके, जरूर करूंगा। एक चीज और बता दो चलो बासित, कि ये जो आपका 110 वाला स्कोर रहा, इसमें प्योर में आपने कितना स्कोर करा और अप्लाइड में कितना करा? सर मेरा जो मानना था, क्योंकि मैंने पहले एक दो अटेम्प्ट में ये एक चीज किया था कि मैंने ओनली 3 4 सब्जेक्ट्स प्योर के लिए थे, मैंने सोचा कि इसी पे नेट जेआरएफ निकाल लें। लेकिन हम्म। क्योंकि कभी कभी इसका नेट का पैटर्न भी डिफरेंट है, कभी अप्लाइड इजी आ जाता है, कभी प्योर आ जाता है सर। फिर मैंने सोचा कि अप्लाइड के भी कुछ टॉपिक्स पढ़ लूं, जैसा कि क्लासिफिकेशन ऑफ पीडी आती है, इसमें बहुत सिंपल क्वेश्चंस आते हैं। इंटीग्रल इक्वेशन सीओवी के कुछ बेसिक कंसेप्ट्स में क्वेश्चन आ जाए, रिजॉल्व करना एड्स उन पे क्वेश्चन बन जाते हैं। मुझे लगता है अगर कोई भी प्रिपेयर कर रहा है उसको तो वो अगर ये जितने भी टॉपिक्स रिपीटेड होते हैं उनको एटलीस्ट पढ़ के जाना चाहिए, क्योंकि कभी कभी अगर उसी से क्वेश्चन इजी आ जाते हैं तो स्कोर जिन्होंने भी ये पढ़ा हुआ तो उनका स्कोर अच्छा जाता है, भले ही कितना ही प्योर सब्जेक्ट आपने पढ़ा हुआ अच्छे से, हर कभी घूम के आया पेपर फिर उनका वैसा ही रह जाता है सर। जी। ये मेरा मेरा मानना क्वेश्चन ये था कि आपने अब की बार जो 110 स्कोर किया है, इसमें प्योर का कितना कंट्रीब्यूशन है और अप्लाइड का कितना है? है सर। मेरा हिसाब से मेरा 45 अराउंड अप्लाइड का हुआ था, और मेरा बाकी प्योर में हुआ था, और 22 मार्क्स मेरे पार्ट ए से आए हैं सर। ओके, तो मतलब आपने कुल मिला के पूरी तैयारी करके गए और आपने सब जगह से जहां से भी आप स्कोर कर सकते हैं वहां से आपने स्कोर किया। क्योंकि जी बच्चों सर। में एक बड़ा हाइप रहती है ना? अभी जैसे 2 3 इंटरव्यू पहले किए, तो उसमें एक बच्चे ने प्योर से ही सारे के सारे नंबर ले लिए, 100 नंबर मतलब प्योर से ले लिए। तो उसका जी सर। इंटरव्यू कोई सुनेगा तो उसे लगेगा कि हाँ बस मुझे प्योर करके जाना है ना? और जी जबकि ऐसा है नहीं, आपको तैयारी जी सब कुछ करके जानी पड़ेगी। जो अच्छा आपके पास मिले वो कर लो। जैसे आपने बताया कि आपने प्योर से भी करा, अप्लाइड से भी करा और एप्टीट्यूड से भी आपने 22 नंबर लेकर आए। वन जी सर। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, एप्टीट्यूड के बारे में क्या कहना चाहोगे कि एप्टीट्यूड बच्चों को स्किप करके जाना चाहिए कि करके जाना चाहिए? नहीं सर, मुझे लगता है अगर एप्टीट्यूड में आप 5 6 ही क्वेश्चन कर पा रहे हैं तो वो बहुत कंट्रीब्यूट करता है।
क्योंकि हम मैथमेटिक्स बैकग्राउंड से आते हैं, क्योंकि उसमें तो 20 में से ओनली 15 क्वेश्चन करने होते हैं। अगर बेसिक भी हमको मैथमेटिक्स आ रहा है, जो जेआरएफ निकालने के लिए जा रहा है उसको तो एटलीस्ट 5-6 क्वेश्चन तो एक्सपेक्टेड ही है। 10-15 मिनट देख के आपको 5-6-7 क्वेश्चन तो करने पड़ेंगे। इसकी वजह से, क्योंकि वो इतने डिफिकल्ट भी नहीं रहते हैं। अगर आपको 20 क्वेश्चन में से 7-8 भी है, वो हो गए 16 नंबर। मुझे लगता है 5-10-15 मिनट तो उसको उस पे भी देना चाहिए, ताकि आपको थोड़ा स्कोर में एक्स्ट्रा बूस्ट मिल जाए। देखो यहाँ पे बासित ने एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट कह दिया कि जो मैथ वाला बच्चा है यदि वो एप्टीट्यूड ना करके आए भाई, तो फिर वो शर्म वाली बात है ना। क्योंकि एप्टीट्यूड में पूरा है ही मैथ, और मैथ वाला बच्चा वो ये कहे कि मुझे एप्टीट्यूड नहीं आ रहा या मैं एप्टीट्यूड छोड़ के जा रहा हूँ, तो मतलब आप ये मान सकते हो कि जैसे बोलते हैं ना कि क्राइम, तो भाई क्राइम कर दिया आपने, तो नहीं छोड़ के जाना एप्टीट्यूड। एप्टीट्यूड में इन्होंने जैसे कहा कि आप रूटीन के साथ 10 मिनट, 15 मिनट, 1 घंटा डेली दोगे तो आप 20 से 22 नंबर, 25 नंबर आराम से स्कोर कर सकते हैं। बट द इंपॉर्टेंट थिंग इज कंसिस्टेंसी, कि आपको कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा। बस इतने एक चीज और, जैसे बच्चे बहुत ज्यादा टाइम मैनेजमेंट को लेके प्रॉब्लम फेस करते हैं, आप अपना क्या व्यू देना चाहोगे कि टाइम कैसे मैनेज करें? जी सर, ये प्रिपरेशन का मैनेजमेंट है सर, या एग्जाम हॉल में जो प्रेपर किए हम दोनों ही बताओ, अपनी प्रिपरेशन, क्योंकि 6 महीने जो आप एक शेड्यूल में रहेंगे, जितना आप डिसिप्लिन रहेंगे, एग्जाम हॉल में जाके मुझे लगता है कि आप अच्छा ही परफॉर्म करेंगे। तो आप दोनों चीजें बताइए। जी सर, मेरा मानना ये है कि अगर किसी का बेसिक्स मतलब क्लियर है, जैसा कि सर मेरे पहले 2-3 तीसरे अटेम्प्ट में भी मुझे कुछ लीनियर अलजेब्रा के क्वेश्चंस में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती थी। जैसा कि उसमें आता है, अगर रैंक ऑफ ए इज इक्वल टू रैंक ऑफ ए स्क्वायर, फिर उससे क्या हम रिजल्ट निकाल सकते हैं सर। वो जी मैंने जी। आपके जो लेक्चर देख के ही समझ आ गया, क्योंकि मैं उससे पहले इन चीजों में भी कंफ्यूज हुआ करता था। क्योंकि उसमें हम अगर मैट्रिक्स अगर मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर है तो रैंक ऑफ ए इज इक्वल टू रैंक ऑफ ए स्क्वायर तो हो जाएगी। लेकिन अगर डिटरमिनेंट्स का 0 है तो एम और जीएम के बारे में आप क्या बोल सकते हैं? आइगन वैल्यू 0 के लिए एम जीएम पे क्या फर्क पड़ता है? ये चीजें मतलब अगर किसी का बेसिक्स क्लियर है, ये चीजें क्लियर हैं, तो 5-6 घंटे तो मेरे हिसाब से ठीक है। अगर कोई बेसिक्स में भी अटक रहा है तो उसके लिए कोर्स जरूर लेना पड़ेगा, और 5-6 महीने तो जरूर देने होंगे, 5-8 घंटे लेके। और इसमें कोई डिसअपॉइंटमेंट की कोई बात ही नहीं है, क्योंकि अगर 1-2 अटेम्प्ट नेट में अगर कम स्कोर भी आएगा तो ये कोई बड़ा मसला नहीं है, इट इज नॉर्मल। क्योंकि जितने भी जेआरएफ निकाल रहे हैं वो 3-4 अटेम्प्ट में तो निकाल ही रहे हैं। और इसका एज लिमिट भी 30 कर दिया गया है, इसलिए कोई डिसअपॉइंट होने की जरूरत नहीं है अगर आप 1-2 अटेम्प्ट में नहीं हो पा रहे हैं कुछ। एक्चुअली आपने एक बहुत अच्छा पॉइंट यहाँ पे डिस्कस कर दिया बच्चों के लिए, कि जब आप जेआरएफ के लिए जा रहे हैं और जेआरएफ आपका 1 या 2 अटेम्प्ट में नहीं हो रहा है, तो ये क्लियर सी बात है कि जो हमारी मैथ की अंडरस्टैंडिंग है, जो कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग है, उसमें कहीं ना कहीं कमी है, और उस कमी को दूर करने में समय लगेगा ही लगेगा। अब जैसे बहुत सारे इंटरव्यू होते हैं, उसमें कोई आके कह दे कि मेरा तो ये फर्स्ट अटेम्प्ट है, अब हम चेक नहीं कर सकते। बट हाँ, जैसे आपने बोल दिया कि भाई जिसका भी जेआरएफ हो रहा है वो 3 या 4 अटेम्प्ट तो लग ही लग रहे हैं, क्योंकि उसके गैप्स बहुत सारे हैं। और जिसके गैप्स नहीं है, हो सकता है कि वो पहले में कर ले, बट मेजोरिटी स्टूडेंट इज हियर कि जिसका 3 अटेम्प्ट 4 अटेम्प्ट बड़े नॉर्मली लग रहे हैं। सो दिस इज नॉट अ पॉइंट ऑफ डिसअपॉइंटमेंट, दिस इज अ पॉइंट ऑफ कमिटमेंट कि मुझे और बेहतर करना है। जैसे मतलब मुझे बासिस से बहुत ही इंस्पिरेशन मिलती है कि इन्होंने मेरे से 2 से 3 बार बात करी, ठीक है, और जब भी इनका पेपर था तब भी, और जब इन्होंने जून का बैच लिया था तब भी, कि सर मेरे साथ ये समस्याएं हैं, मुझे ऐसे ऐसे तैयारी करनी है, मेरा अब एग्जाम आ गया, तो इसे थोड़ा सा हम लेट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। तो मतलब जो भी चीजें हैं बड़ी ओपनली इन्होंने डिस्कस करी, और जो भी हम कर सकते हैं अपनी तरफ से वो हमने कोशिश भी करेगी हम हेल्प करें। और हमारी हेल्प करने का और इनके एफर्ट का नतीजा है कि आज ये अपने गोल को अचीव करके बैठे हैं, जो इनका जेआरएफ का था। एंड होपफुली इनका जो असिस्टेंट डायरेक्टर का इंटरव्यू है वो भी क्लियर हो जाए, तो जॉब भी होगी और जेआरएफ भी होगा, तो ये पीएचडी भी कर पाएंगे अच्छे से। जी तो सर। बासित बहुत बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, एंड विश यू ऑल द बेस्ट ऑफ लक फॉर योर इंटरव्यू एंड फॉर योर नेक्स्ट हायर एजुकेशन जर्नी। थैंक यू। ओके, थैंक यू सर।